ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशन फोर्स अगर आपने किसी एक के मास को डबल कर दिया, या दोनों के मास को डबल कर दिया, या दोनों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, या दोनों के बीच के डिस्टेंस को पहले से आधा कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो एक एक करके सिचुएशन देखते हैं। मान लो ये आपकी बॉडी है मास m1, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। एग्री करते हैं यहाँ तक सब? ये हमारा सबसे पहला वाला, मतलब ये सबसे पहले इनिशियल वाला केस हो गया। अब फर्स्ट केस में क्या बोलना है कि अगर किसी एक बॉडी का मास डबल हो जाए, किसी एक बॉडी का मास अगर हमने डबल कर दिया, ठीक है, मतलब लेट m1 डैश बी 2m1, डबल कर दिया, नया m1 का मास क्या हो गया? m1 डैश, दैट इज 2m1, और m2 तो m2 ही है, उसको अपन कुछ नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? इसको मैं नाम देता हूं F1, जी m1 डैश m2 अपॉन डी स्क्वायर। होगा ऐसा? m1 डैश पहले पुट कर देता हूं मैं, जी 2m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। 2 बाहर ले लेते हैं, 2 जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और ये क्या होता है? x। तो नया फोर्स जो है वो पिछले वाले का डबल हो गया। समझ में आया? क्योंकि हमें पता है ना कि मास प्रपोर्शनल है ना, तो अगर आप मास को डबल करोगे तो आपका फोर्स भी डबल होगा। एम आई क्लियर? सबको समझ में आया ये? हाँ अरुष? हाँ बोल। एक नया मास ले लिए हैं, अरे नाम दिए, वेरिएबल है वो तो बस। क्या ऊपर है? ठीक है। सेकंड केस देखना, सेकंड वाला क्या था? दोनों का ही डबल कर देना है मास को। तो m1 डैश इज 2m1 एंड नया मास क्या हो गया? 2m2 होगा। अब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो F2 इज इक्वल्स टू m1 डैश इंटू, सॉरी जी भी है ना, m2 डैश अपॉन डी स्क्वायर, या फिर जी 2m1 2m2 अपॉन डी स्क्वायर, या फिर 2 और 2 को बाहर ले लो, 4g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, या फिर 4। तो नया फोर्स कितना हो गया? 4। इसको F3 ले लेते हैं, वो उसको F2 लिए ना, ये वाले को F3 लेते हैं। समझ गए? नाम है वो तो सारे फोर्स के अलग अलग, अलग अलग केस के लिए अलग अलग नाम ले रहा हूँ, लेकिन उसको F1 लिए थे ना, ये F2 ठीक है। क्लियर है? हाँ। थर्ड पार्ट देखो, डिस्टेंस को डबल कर दिए है ना, मतलब मास अभी भी m1 है। अब अभी मास अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले वाले का मास m1 ही है, दूसरे वाले का मास m2 ही है, पर जो नया डिस्टेंस है ना d1, अब ये हो गया है 2 टाइम्स ऑफ d, पहले का डबल। तो अब नया फोर्स F3 कितना हो जाएगा? m1, हाँ जी m1 m2 अपॉन d1 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर करेंगे तो जी m1 m2 अपॉन 2d का होल स्क्वायर करना मत भूलना। समझ गए? तो क्या हो जाएगा ये? जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर, और इतना क्या होता है? f बाय 4। तो नया फोर्स पिछले वाले का 1/4 हो गया है। अगर पिछला वाला 40 था तो अब 10 हो गया। क्लियर है? और लास्ट m1 तो उतना ही है, m1 मास कोई चेंज नहीं कर रहे अपन, और अब जो डिस्टेंस है d2, ये पहले वाले का हाफ कर दिया।
क्लियर है? तो अब नया फोर्स क्या हो जाएगा? जी m1 m2 अपॉन p2 का स्क्वायर। ठीक है, अब p2 की वैल्यू पुट करता हूं यहां पे मैं, जी m1 m2 अपॉन p/2 का होल स्क्वायर। अगेन होल स्क्वायर करना मत भूलना, ठीक है? सॉल्व करेंगे तो ये d²/4 होगा, 4 सामने आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ जी m1 m2 अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि 4f। तो नया फोर्स क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। समझ में आया? तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा चारों का? तो बनाओगे भी, ठीक है, चारों लिख लेना। फर्स्ट केस में जब आपने मास को डबल किया तो फोर्स डबल हो गया, दोनों के मास को डबल किया तो फोर्स 4 टाइम्स हो गया, डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 1/4 हो गया, और डिस्टेंस को हाफ किया तो फोर्स 4 टाइम्स हो गया। समझ गए? है ना? एक एक करके नोट कर लो चारों। जबरदस्ती। सर हाँ, क्या हो गया सबका? जल्दी करो। हो गया? समझ में आई आप दोनों को यार? हाँ, राधिका, शुल, दिन, आरुष, आगे बढ़ो। यस, ओके, जल्दी लिखो जल्दी।
ठीक है, ठीक है, सेकेंड ना, देखो एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, प्रूव दैट prove that a freely falling body, prove that a freely falling body, prove that के बाद ना for भी लिखना, for a freely falling body, prove that for a freely falling body time of ascent, time of ascent, ascent का मतलब होता है ऊपर जाना, time of ascent is equal to time of ascent होता है कि descent होता है, देखो कुछ कभी डिसेंट तो वो डिसेंट और डिसेंट हो गया, GE SCE एंट्री होता है कि डिसेंट, हाँ, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये प्रूफ करना है, ये अपन एक न्यूमेरिकल में किए थे ना, 5.1 सेकंड जाने में लगा था और 5.1 सेकंड वापस ऊपर से नीचे आने में, याद है क्वेश्चन सबको, तो वो तो न्यूमेरिकल में अपन ने देखा था, बट इसको ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे, समझ आ रहा है क्वेश्चन सबको, नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी को, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है, तो स्टार्ट करके इसका प्रूफ देखना, देखो यू ले लेते हैं, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है ना, साथ साथ में लिखते चलो, ठीक है, यू आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम ले लेते हैं, है ना, दोनों लेंगे, टी ए टी 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 ए और टी डी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, टी ए मतलब हो जाएगा एसेंट टाइम, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, और टी डी ले लेते हैं डिसेंट टाइम, नीचे आने में कितना टाइम लगा, ठीक है, और ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंड एच को ले लेते हैं हाइट, ठीक है, ये सारे टर्म्स अपन यूज करने वाले हैं अपने डेरिवेशन में, ठीक है, और अपन को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव टी ए इज इक्वल्स टू टी डी, आया ना, क्वेश्चन समझ रहे हैं सब, टू प्रूव टी ए इज इक्वल्स टू टी डी, क्लियर है,
स्टार्ट करें प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले ना अपन एसेंट की बात करते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एसेंट, ठीक है। एसेंट में क्या होता है, जब अपन ऊपर, सॉरी नीचे से जब ऊपर भेजते हैं, एसेंट मतलब क्या होता है, जब अपन अपनी बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे आपका V0 होता है ना, ऊपर जाने के बाद उठेगी ना बॉडी, तो V0 होता है। और ए क्या होता है, माइनस, माइनस, ऊपर से नीचे आते समय ए की वैल्यू जी होती है, पर नीचे से ऊपर जाते समय ए की वैल्यू माइनस जी होती है। एग्री करते हैं, ठीक है। तो अपन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करके पहले टी निकालते हैं, ठीक है। तो v की जगह आ जाएगा 0, u की जगह u ही रहने दो अभी, a की जगह आ जाएगा माइनस जी, और t की जगह आ जाएगा टी ए। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं, हाँ एवरीवन। तो टी ए क्या आया, व्हाट विल बी टी ए, u बाय जी, इसको इधर लेके आओ और फिर जी को नीचे भेज दो। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ पक्का। चलो अब इसी के लिए पहले u का वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले यहाँ ध्यान दो फिर बाद में लिखना ना। u का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो u के लिए मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये होता है थर्ड इक्वेशन, जहां पे b का वैल्यू 0 हो गया, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस जी एच, एच हाइट तक जा रहा है, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh, माइनस माइनस प्लस, है ना। yes, तो u का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट में 2gh, इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, समझ रहे हो क्या। तो इसको इक्वेशन नंबर वन डाल देता हूं, ठीक है। पुट u इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो टी ए क्या हो जाएगा, u की जगह अंडर रूट में 2gh अपॉन जी। आप लोगों को पता है रूट जी इंटू रूट जी जी होता है, जैसे रूट टू इंटू रूट टू टू होता है ना, ये पता है कि नहीं, हाँ है ना, जल्दी बताओ। रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा क्या, ठीक है। तो वैसे ही रूट जी को रूट जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आएगा ना, तो आप इस जी की जगह रूट जी इंटू रूट जी लिख सकते हो क्या, आया ना, ताकि एक एक ऊपर नीचे का रूट जी कैंसिल हो जाए और नीचे सिर्फ एक रूट जी बचे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वही चीज करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा जी, अगले स्टेप में अंडर रूट में 2h बाय जी लिख दो ऐसा, हाँ समझ जाएंगे पक्का, देखो डाउट तो नहीं हो रहा है। तो ये आपका हो गया टी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2h बाय जी, ये हमारा टी ए का इक्वेशन है। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। यहाँ तक नोट करो पहले फटाफट, फिर डिसेंट के बारे में बात करेंगे। ये हो गया एसेंट टाइम, इतना आएगा आपका एसेंट टाइम, अंडर रूट 2h बाय जी। देखो कहीं भी कुछ डाउट है तो पहले अपन इक्वेशन वन यूज किए हैं, फिर इक्वेशन 3 यूज करके u का वैल्यू निकाले। Sir, can you please explain it again? अब टीडी भी ना ऐसे प्रोसेस से निकालेंगे, और अगर टीडी की वैल्यू भी इतनी आई अंडर रूट 2h बाई जी, मतलब अपन प्रूफ कर दिए कि टी ए इज इक्वल टू टी डी। समझ रहे हो क्या, हो गया सबका टी ए तक, जल्दी कहाँ पे, आपकी ये यहाँ से आया,
वो तो बताया ना कि जी को आप अंडर रूट जी 2 बार लिखोगे, एक रूट जी नीचे का और ऊपर का अंडर रूट जी का कैंसिल, तो इसलिए ऊपर से अंडर रूट जी हट गया, तो नीचे का ही बस अंडर रूट जी बचा। नीचे जी भी अंडर रूट में है ना, ये पूरा फैक्टर अंडर रूट में है, ठीक है, सिर्फ वो अंडर रूट सिर्फ ऊपर का नहीं है, इसलिए नीचे तक खींचा हूं पूरा, ठीक है। देखिए जी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट जी, ठीक है। काम क्या है, ठीक है, आगे बढ़ो, डिसेंड करें। हाँ हाँ, ये एसेंट का टाइम, इतना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, किस पे डिपेंड कर रहा है, दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, एच और जी पे, कितनी हाइट तक जाएगा और ग्रेविटी कितनी है, ठीक है। अब डिसेंट करते हैं, ये आपका एसेंट हो गया, अब मैं यहाँ पे डिसेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डिसेंट में क्या जीरो होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो यू, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और ए का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्लस जी, है ना। इसमें अपन क्या लिखे थे, v का वैल्यू जीरो और a का वैल्यू माइनस जी, यहाँ क्या लिखेंगे, v का वैल्यू जीरो, a का वैल्यू जी होगा। अब वापस सेम इक्वेशन नंबर 1 से td का वैल्यू निकालो, किसका, td टाइम, तो यूजिंग अगेन फर्स्ट इक्वेशन, d इज इक्वल्स टू 0 प्लस g इंटू td, आया ना, ठीक है। td क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी td, d अपॉन जी, कोई v माइनस जी बोल रहा था, बताओ कौन बोल रहा था, ठीक है, ये क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, जैसे अपन इस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दिए थे ना, यहाँ u बाय जी था, यहाँ v बाय जी है। अब जैसे यहाँ पे u अपन थर्ड से निकाले थे फिर पुट कर दिए थे, वैसे यहाँ पे v थर्ड से निकालेंगे और पुट कर देंगे, चालू करें। नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन अगेन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, अब v जीरो नहीं, अब u जीरो है, तो v कितना आया, अंडर रूट में 2gh, पुट v इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, td इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh अपॉन g, अगेन वैसे ही जी जी कैंसिल हो जाएगा, है ना, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड td आ जाएगा आपका अंडर रूट में 2h बाय g, क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसी की, बस अंतर क्या था, एसेंट में v जीरो था, डिसेंट में u जीरो, एसेंट में a का वैल्यू माइनस जी था, डिसेंट में a का वैल्यू प्लस जी, बस बाकी सारी चीजें वैसी हैं, क्लियर है। ये लिखने के बाद a और b डालो ना आप लोग इक्वेशन का नंबर, तो फ्रॉम a एंड b वी कैन से दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, लिख लो उसको भी, फ्रॉम a एंड b वी कैन से दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। हो गया सबका, let there the current whose mass is double the mass of earth and radius is 4 times the radius of earth, what will be the what will be of shape and constant, तो हो जाएगा, जैसे ये किया ये तो 100 टाइम्स और 4 टाइम्स था ना मून, अब ऐसी एक और प्लैनेट है जिसका मास डबल है और रेडियस 4 टाइम्स, हाँ तो यहाँ पे 100 की जगह 2 आ जाएगा, ये सेम रहेगा, बस करना फिर देखना कितना, ठीक है। Since Earth and Moon are attracting each other, then why can't they fall on each other? Sorry, why
Why can't they fall on Earth? जो जितना पास आना था ना वो आ चुका है, अट्रैक्ट होकर। अब वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो बेसिकली उसकी ग्रेविटी में है, इससे वो उसके ऊपर गिर नहीं रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखना, लास्ट ये वाला क्वेश्चन इसका लास्ट होगा, फिर आपका डाउट देखता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन, सिंस अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ग्रेविटेशन फोर्स है ना दोनों के बीच में, सिंस अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, then why can't they fall on, they fall off, क्या लिखा है, हाँ? Why can't they fall on each other? हाँ वो एक ही मतलब हुआ। Since Earth and Moon are attracting each other, then why can't they fall on each other या fall on Earth? Why can't Moon fall on Earth? ठीक है, देखिए दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, लिखना इसका आंसर, Earth attracts the Moon, Earth attracts the Moon with the same force by which Earth attracts the Moon with the same force by which Moon attracts the Earth. Since both forces are equal and opposite to each other, उसमें होता है ना सेंट्रीपिटल के अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। जैसे ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब अब वो बॉडी उसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी हमेशा। एक फोर्स आपको अंदर की तरफ खींच रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ, दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया, तो अब वो एक जिस पॉइंट पे है वो अब उसी पॉइंट पे हमेशा घूमता रहेगा। ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर, that is the reason why Moon never falls on Earth. That is the reason why Moon never falls on Earth. यही है each other, attract each other के बाद। That is the reason why Moon never falls on। ठीक है, चलो बताओ प्रकट, डाउट्स। चलो तीनों इक्वेशन ना, तीन इक्वेशन पढ़े थे अपन, v = u + at, s = ut + r/2, v² - v² = 2s। इसको दो मेथड से डिराइव किए थे ना, एक ग्राफिकली और एक सिंपल मैथमेटिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली के लिए अपन ये बोलते हैं कि मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, जो एक इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है। एक बॉडी है जो एक इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है। ठीक है, वो कुछ टाइम तक चली, t टाइम तक चली, और उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v, एक्सेलरेट कर रही होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बढ़ के v। तो इसके लिए अपन एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है उसके लिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे हम, जहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, जहां पे वेलोसिटी इज टेकन इन द y एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द x एक्सिस, इसको अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। तो एट टाइम t = 0 उसकी वेलोसिटी कितनी थी, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। एट टाइम t = 0 वेलोसिटी इज u, and at time t = t velocity is v। ठीक है,
तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी u है, यही पॉइंट बनेगा, आया ना। द पॉइंट विल बी ऑन y एक्सिस, आया ना, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। ये कौन सा पॉइंट हुआ? 0, u, 0, u, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट u है। क्लियर है ना? आफ्टर सम टाइम t, मान लो ये टाइम t हुआ, इसका वेलोसिटी बढ़ के v हो गया। अब इसका पॉइंट कहां बनेगा? यहां, समझ रहे? बीच में कहीं बनेगा ना। एट टाइम t वेलोसिटी इज v। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट को अपन जोड़ देंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, जॉइन दिस टू पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ए, इसको नाम देता हूं पॉइंट बी। ठीक है, इसको नाम देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। एबीसीडी नाम का एक ट्रेपेजियम बन गया है। क्लियर है यहां तक सबको ग्राफ? ठीक है, अब एक एक करके तीनों इक्वेशन डिराइव करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम पढ़ते थे तो हम दो चीजें देखते थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। दो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन and area under velocity time graph gives displacement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दोनों का यूज करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने वाला। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो अभी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए ना अपन फर्स्ट पॉइंट यूज करने वाले हैं। हम निकालने वाले हैं अपने बॉडी का एक्सेलरेशन। उस बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बना लिया है, अब इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्लोप। तो पहले मैं निकाल रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, विच इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन AB होगा। AB लाइन का मुझे स्लोप निकालना। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है? स्लोप इज चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो y एक्सिस एक्सिस का चेंज कैसे निकालेंगे? पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट है t, y कोऑर्डिनेट है t। ए का तो अपन लिख चुके हैं 0, u। इसमें कोई डाउट किसी को? कोऑर्डिनेट हमेशा पहले x का लिखा जाता है, फिर कॉमा देके y का लिखा जाता है। तो इस पॉइंट में इस पॉइंट की x की वैल्यू क्या है? t, y की वैल्यू क्या है? t। इस पॉइंट की x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? क्लियर है सबको पॉइंट्स? तो इसको नाम दे देते हैं x1 y1, इसको नाम देता हूं मैं x2 y2। चेंज निकालना है ना, तो चेंज हमेशा आगे वाले से पीछे वाले के निकालते हैं। हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो चेंज निकालूंगा y एक्सिस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, क्या है y2? v, y1 अपॉन x2 t, x1 c। हुआ ये? हम निकाल क्या रहे हैं? स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी को इधर भेज दो, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू at और v इज इक्वल्स टू u प्लस a। क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट। सब सिर्फ एक्सेलरेशन निकाले और कुछ नहीं किया। we have only found acceleration from this graph। स्लोप निकाल के। क्लियर है सबको? अब सेकंड आगे, सेकंड इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर
VT graph gives displacement. तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को अपन ऐसे डिनोट कर रहे हैं, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD. ABCD एरिया कैसे निकालते हैं अपन? जो भी वो लाइन है ना उसके नीचे और उस मतलब वो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब ये वाला पार्ट. ठीक है, और ये एक ट्रेपेजियम है, स्टैंडिंग ट्रेपेजियम है. अभी तक आप लोगों ने शायद ट्रेपेजियम को ऐसे देखा होगा, है ना? इसी को आधा कर दिया और खड़ा कर दिया तो वही बनाऊंगा. समझ गए क्या? ठीक है. अब किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ध्यान देना. ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी आपको पता है ना कि इसके दो जो साइड्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, है ना? दीस टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और इन दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस को अपन हाइट बोलते हैं, ट्रेपेजियम का हाइट, या आप यूं कह लो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. समझ गए? और एरिया क्या होता है इसका? अगर ये मेरा ट्रेपेजियम ABCD है तो एरिया इसका क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ठीक है. और हाइट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. हाइट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड. ठीक है. तो ये वाले को अप्लाई करें अपन फॉर्मूले को अपना एरिया निकालने के लिए ABCD का. तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा था. राइट, हमारा ABCD तो कुछ और है ना पीछे ग्राफ में. चलो देखते हैं ABCD क्या होगा. हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. चलो इसमें कौन कौन से साइड पैरेलल है? AD और BC. एग्री करते हैं? ये दोनों थोड़ा पैरेलल है, ये तो इंटरसेक्ट करने वाले हैं आगे चल के. AD एंड BC आर पैरेलल. तो AD प्लस BC सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, जो कितना है? CD. क्या है? हाँ, CDDC. क्या है? CD. ठीक है. तो CD ये समझ में आया क्या पक्का? हाँ. अब हाफ AD का मतलब क्या है? देखो U, और BC का मतलब क्या है? V. BC कितना है? V. तो पुट कर देते दोनों की वैल्यू को. AD इज U, BC इज, और CD क्या है? T. क्लियर है ना? आपको जो डिराइव करना है इक्वेशन, उसमें V की कोई जरूरत नहीं है, उसमें V आता ही नहीं है ना. सेकेंड इक्वेशन में S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वहां पे कहीं पे भी V नहीं है. राइट, तो अपन पुट कर देते हैं पीछे. अपन तो V का वैल्यू निकाल चुके हैं ना. तो पुट V इज इक्वल टू U प्लस AT इन अबव इक्वेशन. यहाँ पे V की जगह में U प्लस AT रखने वाला हूं. तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू हाफ इंटू U, तो U ही रहेगा, और V की जगह आ जाएगा U प्लस. ठीक है. और बाहर तो T है ही, आया ना? सॉल्व करते हैं इसको आगे. हाफ इंटू 2U प्लस 8. ठीक है. ये T को भी इसी का क्या हो गया? T/2 हो जाएगा. ये मल्टीप्लाई करके तीनों मल्टीप्लिकेशन में है ना. दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये T और 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, T/2 आ गया. अब इस T/2 को दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करो. यहीं पे ऐसे ही में 2 कैंसिल मत कर देना. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ऐसे 2 कैंसिल नहीं होगा. ये जो 2 है, सॉरी बाहर का जो 2 है वो 80 के लिए भी तो है. आपने तो इसके साथ ही काट के 80 के साथ नाइंसाफी कर दी ना. तो ऐसे नहीं कटेगा. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? आप पहले मल्टीप्लाई करो दोनों को अलग अलग, और फिर भले कैंसिल करो. एम आई क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 2UT/2 2UT/2 प्लस 80² 80²2. देखो एक बार ध्यान से. 2UT/2 फिर A इंटू T²/2. क्लियर है? अब आप चाहो तो ये 2 कैंसिल कर सकते हो. एम आई क्लियर? बस यही तो अपना फॉर्मूला है ना.
S is equals to ut plus half at square. ठीक है, डन। अब थर्ड बात करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है अपना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है, ध्यान देना। अगेन यहाँ पे भी s आ रहा है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, तो अगेन अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट फिर वही एरिया वाला फॉर्मूला निकालेंगे। तो s इज इक्वल्स टू अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो कुछ स्टेप्स पिछले वाले के जैसे ही रहेंगे यहाँ पे, हाफ इनटू क्या क्या नाम था, AD प्लस BC इनटू CD, ये स्टेप सेम रहेगा। अगला स्टेप भी सेम रहेगा, हाफ इनटू U प्लस V इनटू P, यहाँ पे सेम रहेगा जो पीछे किए थे। अब क्या फर्क आने वाला है यहाँ पे हमें अब T नहीं चाहिए, थर्ड इक्वेशन में T नहीं होता, थर्ड इक्वेशन में सिर्फ क्या क्या होता है, V होता है, U होता है, A होता है, 2 होता है, S होता है, हमको T नहीं चाहिए ना। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, तो यहां से T निकाल सकते हैं अपन, V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, है ना। तो T इज इक्वल्स टू V माइनस U बाय समझ गए। पुट इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दो या A डाल दो, पुट T is equals to V minus U by A in equation number 8 कर रहे हैं यहाँ पे। तो S is equals to half U plus V, तो ऐसे ही रहेगा, T की जगह आ जाएगा V minus U by A, समझ रहे हो क्या, T is equals to V minus U by A, क्लियर है यहाँ पर। नाउ A plus B, A minus B is A square minus B, A square minus B square होता है ना, A plus B into A minus B। बस ये देखो सोच लेना कि A आपका B है और B आपका U है, क्योंकि यहाँ पे B पहले लिखा है ना, आप A को अगर U ले लिए तो यहाँ पे आपको A माइनस ये B माइनस A दिखेगा, तो टू अवॉइड दैट आप U को B मान लो और V को A मान लो, एक ही मतलब, ठीक है, क्योंकि अपन को V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर चाहिए, U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो A प्लस B A माइनस B, ठीक है। तो अगले स्टेप में S इज इक्वल्स टू हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा A, और फाइनली ये 2A को मल्टीप्लाई करके इधर भेज देना, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS, ठीक है। यहाँ स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो अपन यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस, ठीक है, नोट कर लो यार, मैं इसको भेज दूंगा PDF, ठीक है। और बताओ और क्या डाउट है प्रखर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स अप्लाइड is directly proportional to rate of change of momentum, या उल्टा बोल लो, rate of change of momentum is directly proportional to force applied। आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे ना मोमेंटम में, उतना जल्दी चेंज आएगा, कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम चेंज आएगा। मोमेंटम क्या होता है, P is equals to m into v, मास into वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम बोल लेंगे तो m into u बोल लेंगे, फाइनल मोमेंटम बोलूंगा तो m into v बोलूंगा, फाइनल वेलोसिटी, मास तो सेम रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम को अपन डेल पी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज नथिंग बट P2 माइनस P1, राइट, यानी कि mv माइनस mu होगा इतना। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, पर अपने लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, कि कितना टाइम लगा उसको मोमेंटम चेंज करने में, कितना टाइम लगा उसको वेलोसिटी को चेंज करने में। तो अगर मैं पैर धीरे से दूंगा गाड़ी में, एक्सीलरेट कार चलाते समय, या चलो गाड़ी का समझ लो, बाइक का समझ लो, आप एकदम तुरंत एक्सीलरेटर दोगे तो गाड़ी तुरंत तेज भागेगी ना, और अगर आप धीरे धीरे एक्सीलरेट करोगे तो गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी,
मतलब आपने फोर्स धीरे धीरे लगाया, टाइम ज्यादा लिया, तो मोमेंटम भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आपने टाइम कम लिया, फोर्स अचानक से बढ़ाया, तो उस केस में क्या होगा, आपका मोमेंटम भी फास्ट चेंज होगा। समझ रहे हैं ना, यही आपका सेकंड लॉ। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दैट मोमेंटम, यानी कि डेल पी बाय टी। ठीक है, नाउ लॉ के हिसाब से दिस डेल पी बाय टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, या उल्टा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, डेल पी बाय टी। आपने जितना फोर्स लगाया उतना जल्दी मोमेंटम चेंज हुआ, है ना क्लियर? जितना धीरे फोर्स लगाओगे उतना धीरे मोमेंटम चेंज होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना दोनों। तो टू रिमूव दैट प्रोपोर्शनल साइन, और यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर देंगे अब, तो F इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट K ले लेता हूं मैं, डेल पी की जगह रख दूंगा मैं mv माइनस mu अपॉन T, है ना डेल पी, है ना। अब यहां सॉल्व करो, ठीक है। F इज इक्वल्स टू K, M कॉमन निकाल ले रहा हूं, v माइनस u बाय टी, ये होता है आपका A। क्या होता है A। अगर आप यहाँ पे K का वैल्यू 1 पुट करोगे तो F इज इक्वल्स टू ma अपन यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तब करना है जब क्वेश्चन में मेंशन है कि डिराइव F इज इक्वल्स टू ma यूजिंग सेकेंड लॉ, तभी आपको यहां तक जाना है, अदरवाइज यहां तक रुक के आपका सेकेंड लॉ खत्म हो जाता है। ठीक है, और अगर डिराइव करने आता है तो पहले स्टेटमेंट भी लिखना है। मैंने टेस्ट लिया था तो उसमें कई लोगों ने स्टेटमेंट नहीं लिखा था। पहले आप स्टेट तो करो कि लॉ क्या होता है। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट rate of change of momentum is directly proportional to force applied। पहला लाइन ये होना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए। फिर आपको टर्म्स एक्सप्लेन भी करने, जहां पे F क्या है फोर्स, डेल P क्या है चेंज इन मोमेंटम, T क्या है टाइम, ये आपको पता है, बट आप पेपर में वो चीज को लिखोगे। जहां भी आप कोई वेरिएबल यूज करते हो ना अपने पेपर में, मेंशन द नेम ऑफ दैट वेरिएबल, कि आप उसको क्या सोच के लिखे हो। आपने डेल P क्या सोच के लिखा है, चेंज इन मोमेंटम, तो हाँ लिखो where del P is change in momentum। ये मत एज्यूम करो कि मैडम तो जानती है, मैडम ही तो पढ़ाई है हमको, उनको तो पता है del P क्या होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब भी आप एक आंसर लिखते हो इट शुड बी वेल इलैबोरेटेड। कोई अदर आदमी, कोई अलग आदमी भी आके पढ़े तो समझ में आए। हो सकता है किसी और जगह में मोमेंटम को कुछ और से रिप्रेजेंट करते होंगे, उसको नहीं पता होगा del P क्या है, वो P को पावर समझ लेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन ऑलवेज मेंशन द नेम ऑफ वेरिएबल्स व्हिच यू आर यूजिंग। तभी अपन देखो आज का जो डेरिवेशन किए यहाँ पे, वो टीए और टीडी को बराबर किए, तो हमने हर चीज को मेंशन किया है कि नहीं यहाँ पे, कि यू क्या है, वी क्या है, ए क्या है, टीडी क्या है, टीए क्या है। अब आप वहां पे एग्जाम में डायरेक्टली टीए लिख के आ जाओगे पेपर में, तो किसको पता टीए का मतलब आप क्या एज्यूम करके टीए लिखे हो। समझ रहे हैं? तो भले वो अंडरस्टूड क्यों ना हो कि हाँ ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है, बट वहां मेंशन जरूर करना एग्जाम में। ठीक है, इन सब चीजों से आपका आंसर और अच्छे से इलैबोरेट तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके, और हो गया, दोनों को बराबर डाउट आ रहा है। अच्छा फिजिक्स, तो आप लोग न्यूमेरिकल जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है ना उसको ट्राई करो एनसीईआरटी में। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी का पीछे का एक्सरसाइज सॉल्व है, नहीं है तो इन लोग से लोग, है ना, अगर देते हैं तो जबरदस्ती नहीं है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा देने के लिए, एग्जाम का टाइम है और कभी घुमा दिए तो लोग भी बेघर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई कहीं से नोट्स ले सकते हो या कहीं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है तो उसको पढ़ना स्टार्ट करो और डाउट्स मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछो।